नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। महाराष्ट्र के लातूर में आज एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। 45 सेकंड पहले एक वीआईपी हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और हेलीकॉप्टर भी पूरी तरीके से उड़ भी नहीं पाया था कि अचानक हिचकोले खाने लगा। इस हेलीकॉप्टर में बैठे थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनकी पूरी टीम। लोग जब तक कुछ समझ पाते, हेलीकॉप्टर धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। इस हादसे की हैरत अंगेज तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हुई। क्रैश लैंडिंग में मुख्यमंत्री बाल बाल बच गए, लेकिन जो तस्वीरें आई उन्हें देखकर हर कोई दहल उठा। देखिए कैमरे में कैद इस क्रैश लैंडिंग की हकीकत। कैमरे में कैद चमत्कार की हैं ये तस्वीरें। मौत को करीब से देखने की सिहरन के साक्षात सबूत हैं। सिर्फ 45 सेकंड की उड़ान और कुछ यूं जमीन पर जा गिरा यह हेलीकॉप्टर, जिसमें सवार थे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। सैकड़ों की तादाद में चश्मदीद थे, मोबाइल फोन के कैमरे ऑन थे। लोग अपने मुख्यमंत्री को विदा करने आए थे। सीएम की यह उड़ान अभी शुरू ही हुई थी। चंद सेकंड बाद यह चॉपर हवा में ही हिचकोले खाने लगा। नीचे खड़े लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि हो क्या रहा है। तभी ये वीआईपी हेलीकॉप्टर बिजली के तार से जा टकराया। धूल के इस गुबार के बीच एक बड़ी चिंगारी उठी और इसके बाद सामने आई ये तस्वीरें। ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का हेलीकॉप्टर है। इस हादसे में सीएम बाल बाल बच गए, लेकिन जो तस्वीरें कैमरे में कैद हुई उन्हें देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। महाराष्ट्र के लातूर में हुए इस हादसे की तस्वीर कई कैमरों में रिकॉर्ड हुई है। आखिर 45 सेकंड की इस उड़ान में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इस वीआईपी हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ गया? ये बताएं। जरा इससे पहले हादसे की सिलसिलेवार तस्वीरें देखिए। जगह निलंगा हेलीपैड, लातूर, महाराष्ट्र। दोपहर के ठीक 12 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री लातूर जिले के इस निलंगा हेलीपैड पर उड़ान भरने के लिए आए। एक खुले मैदान में बांस बल्ली से घेरकर अस्थायी हेलीपैड बनाया गया था। यह मैदान चारों तरफ से बिजली के तारों से घिरा था। सीएम फडणवीस को लातूर से सीधे मुंबई के लिए उड़ान भरनी थी। मुख्यमंत्री के बैठने के बाद चॉपर के पंखे घूमने शुरू हुए। करीब 1 मिनट बाद हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के लिए तैयार हुआ। चॉपर अभी उड़ा ही था, तभी बैलेंस बिगड़ने लगा। जमीन छोड़ने के बाद पहले ही पीछे की ओर मुड़ा। थोड़ा ऊपर उठा, फिर उड़ने लगा। ये चॉपर करीब 20 मीटर आगे बढ़ा था, तभी नीचे की ओर गिरने लगा। ठीक सामने बिजली का एक खंबा था। खंबे पर हाई टेंशन तार लटक रहा था। पायलट ने चॉपर को तार से दूर रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन कामयाब होता उससे पहले ही यह हादसा हो गया। हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पायलट संजय कर्वे, एक को पायलट, महाराष्ट्र के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री के पीए समेत कुल 6 लोग सवार थे। हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई, पंखे पूरी तरह टूट गए। इतना बड़ा हादसा हुआ, लेकिन चॉपर में सवार लोगों को खरोंच तक नहीं आई। लातूर जिले में निलंगा से हम लोगों ने उड़ान भरी और जैसे ही ऊपर गए और अचानक ये ध्यान में आया कि ये हेलीकॉप्टर थोड़ा टेढ़ा जा रहा है और वो फिर नीचे आना शुरू हुआ और बाद में काफी तेजी से वो वायर को, तार को काटते हुए नीचे आया, सीधे नीचे आकर गिरा। तो इसके कारण कोई हमको चोट नहीं आई। मैं तो ऐसा कहता हूँ, मुझे तो खरोच भी नहीं आई। पायलट ने काफी उस समय मुस्तैदी दिखाई, क्योंकि एक तरफ बहुत बड़ी इलेक्ट्रिसिटी की डीपी थी, दूसरी ओर ट्रक था। उसके बीच में क्रैश लैंडिंग हुआ।
मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है, ये खबर आते ही मुंबई से दिल्ली तक हड़कंप मच गया। डीजीसीए के अफसरों ने पायलट से बात की, हादसे की वजह पूछी। पायलट के मुताबिक उड़ान के वक्त हेलीपैड के आसपास काफी तेज हवा चल रही थी। चॉपर के टेक ऑफ करते ही हवा धीमी हो गई। हवा की रफ्तार कम होते ही हेलीकॉप्टर नीचे की ओर जाने लगा। बैलेंस बिगड़ने के बाद पायलट ने चॉपर को तार से बचाने की कोशिश की। हादसे से बचाने के लिए पायलट ने लैंडिंग गियर उठा लिया ताकि तार से टच ना हो, लेकिन पायलट की ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। जब हमने टेक ऑफ किया तो काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, और लेकिन ओवर हाइट पे आने के बाद जब हमने टेक ऑफ इनिशिएट किया तो हवा एकदम कम हो गई, और हवा कम होने की वजह से हेलीकॉप्टर नीचे आने लग गया। हमने और पावर लगाया, लेकिन बीच में हाई टेंशन केबल था, तो हाई टेंशन केबल अवॉइड करने के लिए हमने अपना लैंडिंग गियर भी ऊपर लिया, लेकिन तब तक हेलीकॉप्टर केबल को टच कर गया। अब जरा उस जगह की तस्वीर देखिए जहां पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हादसे वाली जगह के ठीक सामने बिजली का ट्रांसफार्मर है। अगर यह हेलीकॉप्टर थोड़ा सा आगे बढ़ा होता तो इस ट्रांसफार्मर से टकरा सकता था। अगर टक्कर होती तो हादसा बड़ा हो जाता। जिस जगह पर यह क्रैश लैंडिंग हुई, पूरा इलाका बिजली के तारों से घिरा था। अगल बगल रिहायशी मकान और दुकानें थी। गनीमत थी कि हेलीकॉप्टर इन घरों से नहीं टकराया। अब जरा फायर ब्रिगेड की इस गाड़ी का हाल देखिए। इस फायर टेंडर के अगले हिस्से के पूरे परखच्चे उड़ गए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि हादसा कितना भीषण था। फिर भी किसी को खरोंच तक नहीं आई, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। हादसे के बाद डीजीसीए ने एक बयान जारी किया। डीजीसीए के मुताबिक उड़ान शुरू होने के बाद पायलट को महसूस हुआ कि हवा के रुख में काफी तेजी से बदलाव हो रहा है। पायलट ने हेलीकॉप्टर को वापस लैंड कराने की कोशिश की। लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर तारों में उलझ गया। अब इस बात की जांच की जा रही है कि यह हादसा किसी मानवीय चूक की वजह से तो नहीं हुआ। जब आप तो एकदम टेक ऑफ के बाद लैंडिंग करते हैं दोबारा, इसको हम इवेसिव एक्शन कहते हैं या करेक्टिव एक्शन कहते हैं। उसमें मेन कारण होता है कि या तो पायलट को टेक ऑफ के एकदम बाद कहीं मशीन में कोई कमी नज़र आए, या उसको कहीं वेदर में कोई परिवर्तन नज़र आए। एकदम टेक ऑफ के बाद लैंडिंग करते हैं, उसमें ज़्यादातर कारण 90% कारण जो है मशीनी होते हैं, तकनीकी खराबी है। हादसे के शिकार हुए इस हेलीकॉप्टर को महाराष्ट्र सरकार ने 6 साल पहले खरीदा था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अपने सरकारी दौरों के लिए अक्सर इसी चॉपर का इस्तेमाल करते थे। अमेरिका की सिरोस्की कंपनी का यह हेलीकॉप्टर साल 2011 में खरीदा गया था। महाराष्ट्र सरकार ने इस हेलीकॉप्टर की खरीद पर 55 करोड़ रुपए खर्च किए थे। 2 इंजन वाले इस चॉपर में एक साथ 8 लोग उड़ान भर सकते थे। हेलीकॉप्टर की खरीद के वक्त दावा किया गया था कि यह बेहद सुरक्षित है, दुनिया के बेहतरीन हेलीकॉप्टर्स में से एक है। अब जांच इस बात की भी हो रही है कि कहीं आखिरी वक्त में हेलीकॉप्टर में कोई तकनीकी गड़बड़ी तो नहीं हो गई थी। आसिफ पटेल, इंडिया टीवी, लातूर। भागे बाल बाल बचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। हम आपको पाकिस्तान से हिंदुस्तान लौटी आज ही देश की बेटी उज़्मा की कहानी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस वक्त जो खबर मिल रही है वो बता दें। बिहार के नालंदा से एक बड़े हादसे की खबर आ रही है, जहां एक बस में आग लगने से 8 यात्री जिंदा जल गए हैं। हादसे का शिकार बस पटना से शेखपुरा जा रही थी और बताया जा रहा है कि बस के इंजन पर रखे एक ज्वलनशील पदार्थ में इंजन की गर्मी की वजह से ही आग लग गई। अभी तक हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, ये जो वहां मौके पर मौजूद लोग थे उन्होंने बताया। और आग लगने के करीब 1 घंटे बाद ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पहुंच पाई। हादसे में मृतकों की संख्या और बढ़ भी सकती है। फिर आपको बता दें, अभी तक जो खबर है उसके मुताबिक इस जलती बस में 8 लोगों की जलने से मौत हो गई है। सरकार ने मुआवजे का ऐलान जरूर कर दिया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है। लेकिन बड़ा हादसा ये हुआ है, पटना से शेखपुरा जा रही ये बस जो है वो जल उठी बीच रास्ते में। ये बताया जा रहा है कि कोई ऐसा ज्वलनशील पदार्थ था जो बस के अंदर ही रखा हुआ था, इंजन के पास था शायद, और उसमें आग लग गई। आगे बढ़ते हैं। जिस रास्ते से उज़्मा जहन्नुम यानी पाकिस्तान गई, उसी रास्ते से आज उज़्मा आजाद हवा में सांस लेने हिंदुस्तान आ गई। पाकिस्तान उसके लिए जहन्नुम क्यों था, यह दर्दनाक दास्तां सुनाते सुनाते उज़्मा का गला भराया। तो पाकिस्तान को मौत का कुआं कहती है और वहां से निकलकर भारत लौटने को खुदा की मेहरबानी। उज़्मा भारत सरकार की भी शुक्रगुजार है, जिसने पाकिस्तान में मुश्किल हालात में उसे हौसला दिया, उसकी मदद की और उसे मौत की मुट्ठी से बाहर निकाला।
मैं वहाँ से सही सलामत आ गई, क्योंकि मैं पाकिस्तान सिर्फ घूमने गई थी। जैसे ही मैंने वाघा बॉर्डर क्रॉस किया, मैंने अपने हिंदुस्तान की मिट्टी को अपने दिल से लगाया। जस्ट बिकॉज ऑफ सुषमा मैम मैं आज सही सलामत आप लोगों के सामने बैठी हूँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी अगर थैंक्स बोलने का मौका मिले। ये कहानी है उज़्मा अहमद की, जो दोस्त के कहने पर पाकिस्तान पहुंची। उज़्मा को अगवा किया गया, उससे जबरन निकाह नामे पर दस्तखत कराया गया और फिर प्रताड़ित किया गया। ये कहानी है उन 24 दिनों की जब भारत की एक लड़की का पाकिस्तान की हकीकत से साक्षात्कार हुआ और अब उसकी जुबान पाकिस्तान को मौत का कुआं कहती है। अगर मैं 2-3 दिन और रुक जाती वहाँ पर तो शायद जिंदा भी ना बचती, या फिर वो मुझे कहीं सेल आउट कर देते या किसी रिस्की ऑपरेशन में मुझे यूज़ कर लेते, वो कहीं ना कहीं यूज़ कर लेते। बट एक बात है, पाकिस्तान जाना बहुत आसान है, बहुत इजीली आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, आप पाकिस्तान जा सकते हो। बट पाकिस्तान से वापस निकल कर आना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान मौत का कुआं है, वहाँ से आप नहीं निकल कर आ सकते। वहाँ फंस गए तो फंस गई। क्यों उज़्मा के लिए पाकिस्तान मौत का कुआं है? क्या है उज़्मा की कहानी? जिंदगी की किस जलालत से पाकिस्तान में उसका इत्तेफाक हुआ और वो कैसे पाकिस्तान में भारतीय दूतावास पहुंची और कैसे पाकिस्तान से उसकी घर वापसी हुई? इन सारे सवालों के जवाब बेहद संजीदा हैं। इन सारे के जवाब उज़्मा देती है। आंखों में आंसू है, गला रूंधा है और उसकी कांपती लरजती आवाज उस दर्दनाक दास्तां को बयां कर रही है जो पाकिस्तान में कदम रखने के साथ हुआ। मैं पाकिस्तान सिर्फ घूमने गई थी। विजिट का पर्पस था कि 1 तारीख को जाऊंगी तो 10 या 12 तारीख तक वापस आ जाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहाँ जाकर सिचुएशन इस तरीके से बदली कि पता ही नहीं चला कि कब ताहिर ने मुझे स्लीपिंग पिल दी, कब मैं सोई। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये किडनैपिंग आप बोल सकते हो, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था वाघा बॉर्डर क्रॉस करते ही सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। वहाँ जाकर जब मैंने देखा, एक अजीब सा गांव था, एक लैंग्वेज अजीब थी, लोग अजीब थे, कुछ भी सही नहीं था वहाँ पे। समझ नहीं आ रहा कि मैं अगर उस चीज़ को बताऊं भी आप लोगों को तो कैसे बताऊं। बुनेर अगर आप गूगल पे भी कभी सर्च करोगे तो 2008 के आसपास वहाँ पर तालिबाना कब्जा था। पाकिस्तान में कदम रखते उज़्मा के साथ धोखा हुआ। उसे तालिबान के गढ़ कहे जाने वाले पुनेर नाम की जगह पर पहुंचा दिया गया। एक पढ़ी लिखी महिला, एक डॉक्टर के लिए हालात मौत से भी बदतर थे। उसने वहां जो देखा वो किसी को भी कंपा दे, लेकिन उज़्मा ने हिम्मत नहीं हारी। वो पाकिस्तान में भारतीय दूतावास पहुंची और यहीं से उसकी जिंदगी के अंधेरे में उजाले ने कदम रखा। बुनेर में मिलिट्री ऑपरेशंस भी होते रहते हैं। वहाँ पर उसने ताहिर ने हर तरीके से टॉर्चर किया, इमोशनली भी, धमकियाँ भी दी गई कि यहाँ पर दिल्ली में भी हमारे रिलेटिव्स हैं, अगर तुम हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलोगी तो तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लेंगे, उसको मार देंगे। मार पिटाई करी, गन्स उनके घर में बड़ी बड़ी रखी थी, पिस्टल्स थी, वो साथ में रखते थे अपने। मेरी बच्ची की वजह से मैंने वहाँ पर साइन किए। खौफ जितना उन्होंने डराया था उस पर मैंने साइन किया। मेरे भारत की सरकार इतना कुछ कर रही है, गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। बहुत मुश्किल से मैं ताहिर को हाई कमीशन में लेकर आई थी। शायद मेरी जगह कोई और होती तो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था, जो वहाँ के हालात हैं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में उज़्मा भारतीय दूतावास में रही। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज खुद उज़्मा का हालचाल लेती रही। उज़्मा की भारत वापसी का मामला अदालत में पहुंचा तो भारत सरकार ने पूरा साथ दिया। आखिरकार पाकिस्तान की अदालत ने उज़्मा के पक्ष में फैसला दिया, उसे कभी भी भारत लौटने की इजाजत दी। उज़्मा ने आज वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत में कदम रखा और आते ही वतन की मिट्टी को चूमा। पाकिस्तान से भारत लौटने वाली उज़्मा की घर वापसी को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दिलेरी का नाम दिया।
अंदर जाने के बाद इन्होंने जब जेपी से बात की और ये सब बताया, तो एक बात वो कहना भूल गए दोनों, जो उन्होंने मुझे वहाँ से कहा कि वो ये कह रही है कि अब मैं यहाँ आ गई हूँ, अगर आपने मुझे यहाँ से बाहर निकाला तो मैं बाहर निकल के खुदकुशी कर लूँगी, लेकिन इसके साथ नहीं जाऊँगी। मुझे उन्होंने बताया कि मैम ऐसे ऐसे एक उज़्मा नाम की लड़की आई है, भारतीय नागरिक है, यहाँ घूमने आई थी, एक लड़का उसे मलेशिया में मिला था, तो उसने कहा था, उसी ने उसको स्पॉन्सर किया कि तुम आओ, हम तुम्हें यहाँ घुमाएंगे, लेकिन यहाँ उसके साथ इतनी बड़ी वारदात हो गई कि उसने उससे गन पॉइंट पे निकाहनामा लिखवा दिया। और हमारी लेडी ऑफिसर्स ने देखा है, उसके साथ बहुत मार पिटाई हुई है और वो ट्रॉमा में है, और वो इतनी डरी हुई है कि कहती है कि अगर आप मुझे बाहर भेजने का निर्णय करें तो जहर की पुड़िया साथ ले आइए। उज़्मा की कहानी ये है कि मलेशिया में उसे ताहिर नाम का पाकिस्तानी मिला। मलेशिया में ही दोनों की दोस्ती हुई। ताहिर के कहने पर ही उज़्मा वाघा बॉर्डर के रास्ते 1 मई को पाकिस्तान पहुंची और यहीं से उसकी जिंदगी के पाकिस्तानी धोखे की शुरुआत हो गई। सुषमा स्वराज की लीडरशिप में भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर यह साबित किया कि दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी मुसीबत में कोई भारतीय क्यों ना हो, भारत सरकार उसकी मदद के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बुधवार की आधी रात एक ऐसी सनसनीखेज वारदात हुई जिसने पूरे सूबे में सनसनी फैला दी। एक गाड़ी में जेवर इलाके से बुलंदशहर जा रहे परिवार को पहले हाईवे पर लूटा गया। एक शख्स की हत्या की गई और आरोप है कि उसके बाद महिलाओं के साथ रेप भी किया गया। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है, लेकिन इस बीच एक पीड़ित महिला ने यह कहकर मामले को नया मोड़ दे दिया कि वारदात की वजह पुरानी रंजिश है। क्या है इस सनसनीखेज कांड की पूरी हकीकत, दिखाते हैं आपको। मुझे इंसाफ चाहिए। जो हमारी लेडीज ने दुपट्टे वगैरह जो पहन रखे थे, उससे हमारे हाथ पीछे तरीके से बांध दिए। उन्होंने औरतों के साथ में हाथापाई चालू कर दी। यही वो कार है जिसमें सवार होकर एक परिवार अस्पताल में भर्ती एक रिश्तेदार के लिए पैसों का इंतजाम करके बुलंदशहर जा रहा था, लेकिन आधी रात को उस वक्त हैवानियत का शिकार बन गया जब बदमाशों ने सड़क पर कोई चीज फेंक कर कार को पंक्चर कर दिया। UP 13 AH 7750 इसका नंबर है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जेवर टोल जैसे ही क्रॉस किया, इस गाड़ी के अंदर एक शकील नाम के शख्स बैठे हुए थे, उनके साथ एक और शख्स थे। गाड़ी के अंदर करीब 4 महिलाएं बताई जा रही हैं। वो जैसे ही जेवर टोल से करीब 2 किलोमीटर आगे जो बाहर की तरफ सड़क है वहां पर पहुंचे, उनकी गाड़ी के ये जो आप इस वक्त देख सकते हैं जो टायर हैं, दोनों टायर जो हैं वो पंचर हो गए और दोनों टायर पंचर होने के बाद करीब 200 मीटर आगे ये गाड़ी रुकी। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। इनकी गाड़ी के जो ड्राइवर के साइड के दोनों पहिए हैं उनका टायर बस्ट हो गया, तो गाड़ी इनको रोकनी पड़ी आगे जा कर के। और वहाँ पर जैसे ही गाड़ी रोकी है, इन्होंने अपने जो ओनर हैं गाड़ी के उनको फ़ोन किया कि इसकी गाड़ी के जो दोनों पहिए हैं वो ख़राब हो गए हैं, एक स्टेपनी हमारे पास है, दूसरी स्टेपनी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ड्राइवर ने जब तक कुछ बात होती इतनी देर में पीछे से बदमाश आ गए और इन लोगों को अपने कब्जे में कर लिया। लूट के शिकार चश्मदीदों के मुताबिक बदमाशों ने सारे रुपए छीन लिए, महिलाओं के जेवर भी लूट लिए, लेकिन आरोप है जब वो लेडीज से बदतमीजी करने लगे तो कार में सवार शकील नाम के शख्स ने विरोध किया। बदमाश उस पर टूट पड़े, पहले पिटाई की, फिर डराने के लिए गोली चलाई। इसके बाद भी जब विरोध बंद नहीं किया तो उन्हें गोली मार दी। उन्होंने एक फायरिंग करी जमीन पर कि चुप लगा जाएंगे, अब बोलेंगे नहीं। उसके बाद में फिर 1-2 बार हमारे चाचा और बोले तो उन्होंने गोली सीधी उनके सीने में मारी। सीने में गोली लगने के बाद में 20 मिनट के लगभग वो वहीं पड़े पड़े तड़फे। जितना उनका ब्लड था वो वहीं खेत में निकल गया और जो कपड़े पहन रखे थे वो ब्लड से सब तर हो गए। शकील जी को गोली सर देखो इस जगह मारी है, ये है सर। शकील विरोध कर रहे थे इस वारदात का। सर वो देखो बदतमीजी आदमी लेडीज के साथ करता है तो थोड़ा बहुत तो आदमी बोलता है। तो एक छोटा शकील का बच्चा था, उसको उठा लिया, उसको गोली मारने के लिए वो तैयार थे। तो शकील भाई ने जैसे बोला कि भाई इस बच्चे को मत मारो, तुमने हमारा पैसा देला सब ले लिया, अगर और चाहते हो तो हम आपको घर से ला के दे देंगे। वही इतने में ही उन्होंने शकील भाई की गोली मार दी। गोली लगने के बाद शकील वहीं तड़पते रहे। आरोप है कि इस बीच बदमाशों ने महिलाओं के साथ रेप भी किया। एक एक करके वो लेडीजों को वहां से ले जाते थे, बलात्कार जैसी संगीन गुनाह को वो अपने को कामयाब करते थे। ले जाने के बाद में लेडीजों को एक एक करके ले जाते थे और वहीं ला के बिठा देते थे। लेडीज हमसे थोड़ी फासले बैठी हुई थी और हम चारों जने बंधे हुए लेटे हुए थे।
इल्जाम है कि करीब 2 घंटे तक बदमाश हैवानियत करते रहे और पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जबकि जैसे ही गाड़ी पंक्चर हुई थी तभी ड्राइवर ने फोन पर अपने मालिक को बताया था कि एक स्टेपनी लेकर आ जाएं। जिस दौरान फोन पर बातचीत हो रही थी उसी वक्त बदमाशों ने धावा बोला था। कार मालिक ने तभी पुलिस को फोन कर दिया था, लेकिन पुलिस रात करीब 3:30 बजे के आसपास मौका वारदात पर पहुंची। जब पुलिस यहां पहुंची तो बदमाश फरार हो चुके थे। जख्मी शकील को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुका था। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन इस मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब वारदात की शिकार एक महिला ने ये दावा किया कि वो घटना को अंजाम देने वालों को जानती। आइए बात करते हैं देश के सबसे पूरब में बनकर तैयार सबसे लंबे ब्रिज की, इसका उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। असम के तिनसुकिया जिले में ढोला सादिया महासेतु बनकर तैयार है। इस ब्रिज के बनने से सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई है तो चीन। अब अरुणाचल में चीन की हेकड़ी को लगाम लगेगी, क्योंकि इस पुल की इंजीनियरिंग की वजह से 60 टन वजनी टैंक भी आसानी से गुजर पाएंगे। इस महासेतु के जरिए महज कुछ घंटों में ही भारतीय सेना चीन के बॉर्डर तक पहुंच जाएगी। यह है देश के सबसे पूरब में देश का सबसे लंबा पुल। ऐसा लगता है जैसे समंदर पर महासेतु बना हो, लेकिन यह पूर्वोत्तर भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के 2 किनारों को जोड़ने वाली इंजीनियरिंग की मिसाल है। 9.15 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज सिर्फ इस मायने में ही खास नहीं है कि इससे करीब 5 घंटे का समय बचेगा और 165 किलोमीटर की दूरी कम होगी, बल्कि इस पुल के बनने से चीन की नींद भी उड़ी हुई है। आए दिन अरुणाचल में धावा बोलने वाले चीनी सैनिकों के लिए ब्रह्मपुत्र पर बना ढोला सादिया महासेतु चुनौती बनकर खड़ा है। इस महासेतु के निर्माण से पहले तिनसुकिया से भारतीय सेना को अरुणाचल प्रदेश तक जाने के लिए 250 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। ब्रह्मपुत्र नदी का भी चक्कर लगाना पड़ता था। पुल के निर्माण से पहले ढोला सादिया के बीच सेना की मूवमेंट फेरी यानी स्टीमर के जरिए होती थी, जिसमें 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता था। फेरी के जरिए भारी भरकम फौजी साजो सामान भी नहीं जा सकते थे, लेकिन ब्रह्मपुत्र के इस महासेतु ने अब सारे समीकरण बदल दिए हैं। ब्रिज के निर्माण के बाद चीन बॉर्डर तक सेना का मूवमेंट आसान हो गया है। देखिए, भारतीय सेना को जो है चाइना बॉर्डर तक पहुंचने के लिए तकरीबन 7 से 8 घंटे का वक्त लगता था इनको जाने के लिए, लेकिन अभी जो ये ब्रिज के बन जाने से इनको 4 घंटे से 4.5 घंटे के अंदर में ये लोग बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे। यहाँ से बॉर्डर जो है लगभग 180 किलोमीटर के आसपास में है। इस महासेतु के निर्माण से अरुणाचल प्रदेश के सरहदी इलाकों तक पहुंचने में बेहद कम वक्त लगेगा। इसके अलावा पुल को इतना बुलंद बनाया गया है कि इसके ऊपर से 60 टन वजनी टैंक भी गुजर सकेंगे, यानी कि वो बैटल टैंक होंगे जो थल सेना का सबसे अहम हथियार है, जो इस ब्रिज के जरिए चीन की सीमा तक आसानी से पहुंच जाएगा। मतलब अगर हमको आसाम से हमारे टैंक जो है अरुणाचल प्रदेश में भेजने हैं तो उसके लिए अब हमारे टैंक जो हैं इस पुल का इस्तेमाल करते हुए पार कर सकते हैं। हमारा भारी साजो सामान अरुणाचल प्रदेश में जा सकता है, तेजी से जा सकता है, और इसीलिए चीन जो है अब थोड़ा सा थर्रा रहा है, क्योंकि हमारे टैंक उपयुक्त जगह पे अगर पहुंच गए तो वो तिब्बत के अंदर भी घुस सकते हैं। सामरिक लिहाज से महासेतु कितना संवेदनशील है ये इसकी लोकेशन से समझा जा सकता है। असम के सादिया से चीन बॉर्डर की दूरी सिर्फ 100 किलोमीटर है, जहां ढोला सादिया महासेतु बनने के बाद पहुंचना अब आसान हो गया है। पहले इस 10 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचने के लिए 250 किलोमीटर का चक्कर और 10 घंटे से ज्यादा का वक्त बर्बाद होता था। पहले असम के तिनसुकिया से अरुणाचल के तेजू तक सड़क के जरिए पहुंचा जाता था और फिर वहां से ईटानगर की तरफ, लेकिन इस महासेतु बनने के बाद सीधे तिनसुकिया के ढोला से सादिया और वहां से सीधे अरुणाचल प्रदेश पहुंचना मुमकिन हो गया है। ये ढोला सादिया ब्रिज है 9.15 किलोमीटर का। 26 मई के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर इसका उद्घाटन करेंगे। ये 9.15 किलोमीटर का ये ब्रिज एक गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि ट्रुप मूवमेंट्स, टैंक मूवमेंट्स, उसके साथ साथ भारतीय सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी भारत चीन के सरहद पर पहुंचने के लिए पहले ब्रह्मपुत्र पार करना बेहद मुश्किल होता था। यहां तक कि टैंक मूवमेंट्स इस नाव के जरिए नहीं हो सकता था। इसीलिए अब इस ब्रिज के बन जाने से आसानी से टैंक मूवमेंट, ट्रुप मूवमेंट में आसानी होगी। सामरिक लिहाज से ही नहीं, आम लोगों की आवाजाही के लिहाज से भी महासेतु पूर्वोत्तर के लिए वरदान है। अब अरुणाचल के लोग इस महासेतु के जरिए आसानी से तिनसुकिया से रेल का सफर कर पाएंगे। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में कोई सिविल एयरपोर्ट नहीं है, इसलिए इस महासेतु के जरिए लोग जल्दी असम के डिब्रूगढ़ पहुंचकर फ्लाइट पकड़ सकते हैं। पूर्वोत्तर के टूरिज्म के लिहाज से भी ये ब्रिज मील का पत्थर साबित होगा।
मनीष प्रसाद, ढोला, असम, इंडिया टीवी। बिहार के नालंदा से आज एक बहुत दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई। एक यात्री बस में अचानक आग लग गई और 8 लोग जिंदा जल गए। ये हादसे का शिकार जो बस हुई है पटना से शेखपुरा जा रही थी। बताया जा रहा है कि बस के इंजन के नजदीक कोई ज्वलनशील पदार्थ रखा था, जिस वजह से उसमें आग लग गई। हालांकि इसकी अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई है और आग लगने के करीब 1 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंची। हादसे में मृतकों की संख्या और बढ़ भी सकती है। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया है। हमारे साथ प्रशांत झा इस खबर पर हमारे सहयोगी। प्रशांत, और क्या पता लग पाया? सबसे ज्यादा बात जानने की है कि आग लगी कैसे? देखिए सौरभ, इस पूरे मामले में जो जानकारी अब तक आ रही है कि जो बस के अंदर में कार्बाइड रखा हुआ था, जिससे लोग फल पकाते हैं, और कार्बाइड जो है वह इंजन के पास रखा हुआ था और गर्मी की वजह से कार्बाइड सबसे पहले उसमें आग लगी है और उसके बाद पूरे बस जो है धू-धू कर जलने लगी। बस में जो मौतें हुई हैं उसमें 8 मौतें हुई हैं, जिसमें एक बच्चे की भी मौत हो गई है। और ये कहा जाता है कि बस के ऊपर एक गैस का सिलेंडर भी रखा हुआ था और जब पूरी तरह से उसके बाद ही यह बस जल गई। और अब तक जो जानकारी आ पाई है, क्योंकि वहाँ नालंदा के डीएम और एसपी सब लोग मौजूद रहे और ये कहा गया कि जो फायर ब्रिगेड है वो काफी लेट पहुंचा है और इसकी भी तहकीकात की जा रही है कि अगर फायर ब्रिगेड कैसे लेट पहुंचा। सर शुक्रिया बातचीत के लिए आपका प्रशांत। दर्दनाक हादसा है। ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद देखेंगे आज की बात, लेकिन उससे पहले ओ माय गॉड में देखिए मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर बीजेपी और विपक्ष का फुटबॉल मैच।